तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर के बारे में, जो कि हमारे 12th का चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। मतलब कि फूड के प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए, यानी फूड के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं। तो आप लोग को पता ही है कि इस समय जो जनसंख्या हमारी है पीक पे चल रही है कि नहीं चल रही, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसको भाई सर्वाइव करने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास तो भोजन लिमिट है, लेकिन जनसंख्या तो लिमिट नहीं में है, हमेशा बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारा फूड का प्रोडक्शन है वो उसी पे रुका हुआ है। तो इसको देखते हुए हम क्या करते हैं ना कि अलग अलग उपायों को अपनाते हैं, अलग अलग टेक्निक्स का इजाद करते हैं, ताकि क्या कर सके कि हम लोग क्या करें, फूड का प्रोडक्शन कर सके। तो इसमें से एक आता है हमारा, इसमें से कौन सा आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है। एनिमल हस्बेंड्री आता है हमारा, एक यहाँ पे आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। तो देखिए यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम भोजन की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, भोजन की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। और कुछ नई टेक्निक्स जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी हो गया, मतलब एम्ब्रियो के ट्रांसफ़र वाला जो टेक्नोलॉजी हो जाएगा, जैसे कि हम एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करते हैं, तथा टिश्यू कल्चर हो गया, इनका उपयोग करके क्या करते हैं, हम फूड के प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं। ये क्या करते हैं कि फूड के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने में हेल्प करते हैं। तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉर ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। यह एक एग्रीकल्चरल प्रयास है। कैसा एग्रीकल्चरल, यानी हमारी कृषि से रिलेटेड एक क्या होता है, प्रयास होता है, जिसमें हम नए नए जानवरों जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यह एक एग्रीकल्चरल प्रयास होता है जिसमें हम नए नए जानवरों जैसे बफेलो हो गया, जानवरों, वहाँ पे लाइव स्टॉक यहाँ पे लिखा गया कि नहीं लिखा गया है। देखिए एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। यहाँ पे लाइव स्टॉक है ना, तो वही लाइव स्टॉक कौन कौन हो सकता है, हमारे बफेलो हो सकती हैं, काउज हो सकती हैं, पिग्स हो सकते हैं, हॉर्सेस होते हैं, कैटल्स हो गए, सीप्स हो गए, कैमल, गोट इत्यादि। ये सब है ना, इन्हीं का हम लोग क्या करते हैं, विकास करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा एग्रीकल्चर प्रयास होता है जिसमें हम नए नए जानवरों का, जैसे बफेलो, काउ, पिग्स, हॉर्स, कैटल, सीप्स, कैमल्स, गोट्स इत्यादि का विकास करते हैं। ये ह्यूमन के लिए यूजफुल होती हैं। इसके अलावा हम पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज का भी विकास करते हैं, ठीक है ना। किसका, पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज का, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए अब आगे आते हैं, हम फिशरीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फिशरीज के बारे में देखिए थोड़ा सा, फिशरीज के बारे में। तो यहाँ पे फिशरीज के अंदर क्या होती है, मछलियाँ हो गई हमारी। फिशरीज के अंदर तो मछलियाँ सिंपल सा रखते हैं। तो ये जो हमारी पालन है ना, इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा पीसी कल्चर और एक होता है एक्वा कल्चर। तो एक्वा कल्चर में क्या करते हैं, हम सबको रखते हैं। एक्वा कल्चर में जितनी हम पानी में पाई जा रही है ना, जितने भी जीव, उनको हम लोग रखते हैं एक्वा कल्चर में। हमारे क्रेब्स हो गए, जो भी है, मोलस्का हो गया, सबको, ठीक है ना। और पीसी का जो हमारा पीसी कल्चर होता है, जो हमारी फिशरीज होती है, उसमें केवल फिशरीज को, ठीक है ना, मछलियों को, ठीक है ना। तो देखिए फिशरीज के अंदर मछलियाँ, मोलस्क सेल्स, क्रस्टेशियंस, प्रांस हो गए, क्रेब्स हो गए इत्यादि। रियरिंग इत्यादि का क्या किया जाता है, रियरिंग यानी देखभाल, और कैचिंग मतलब पकड़ना, और सेलिंग मतलब बेचना इत्यादि से प्रोसेस की जाती है, ठीक है ना। तो रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग इत्यादि प्रोसेस की जाती है, ठीक है ना। देखिए बीज हो गया हमारा, बीज मतलब मधुमक्खियाँ हो गई, सिल्क वार्म हो गया, प्रॉन्स हो गए, क्रेब्स हो गए, फिशेस हो गए, बर्ड्स, पिग्स, कैटल, शिप्स और कैमल्स, ये सब क्या करते हैं, इन सब का हम विकास करते हैं। किसके लिए, मिल्क, एग हो गया, मीट हो गया, ऊल हो गया, सिल्क हो गया, हनी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। हनी को प्रोड्यूस करने के लिए इनका हम क्या करते हैं, विकास करते हैं। अब देखिए दुनिया की एक नोट हम लिखे हैं यहाँ पे एक हम नोट लिखे हैं कि जो दुनिया की जो 70% जानवर भारत और चीन में है। कितने हैं, 70% जो जानवर है वो कहाँ पे हैं, भारत और चीन में है। 70% दुनिया के जो जानवर है वो कहाँ पे, चीन में है और भारत में है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि केवल 25% पूरे विश्व के तुलना में क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को देते हैं। केवल कितने परसेंट, 25%। 70% इनकी संख्या है, लेकिन 25% ही कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्टिविटी को। अब देखिए डेयरी फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो डेयरी फार्मिंग में दो चीज़ों को पाला जाता है, बफेलोज हो जाती है और हमारी काऊ हो जाती है। बफेलो हो जाती है और काऊ हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए हमारी बफेलो होती है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बुबालस बुबालिस। वहीं काऊ का क्या हो गया, बोस इंडिका
इंडिका, बोस इंडिका हो गया, ठीक है ना। हम एकदम डिटेल में आपको बताते चल रहे हैं, आप बस सुनते चले जाइए, ठीक है ना। देखिए बफेलो का हो गया बुबालस बुबालिस और काऊ का हो गया बोस इंडिकस, ठीक है। अब देखिए अब इनका उपयोग हम डेयरी फार्म में क्या करते हैं, मोर मिल्क का प्रोडक्शन के लिए इनका उपयोग मतलब विकास कराते हैं, मोर फैट हो जिससे मिल्क में, ठीक है ना, मोर फैट हो, डिजीज रेजिस्टेंस रोकने मतलब रोगों को रोकने के प्रति जागरूक हो, ठीक है ना। और एग्जाम्पल में मुर्रा और श्रुति जाफराबादी, जो हमारी भैंस होती है ना, जो हमारी बुफैलो होती है ना, उसकी कौन कौन सी स्पीसीज का उपयोग करते हैं हम लोग, मुर्रा हो जाती है, मेहसाना हो जाती है, श्रुति और जफरवादी है। कौन है, मुर्रा मेहराना, देखिए मुर्रा मेहराना श्रुति और जफर वादी होती है, इनका नाम याद कर लीजिए। अब काऊ ब्रीड कौन कौन सा, ये तो हमारी बफेलो की ब्रीड थी। अब काऊ ब्रीड में कौन होता है हमारा, मिल्च हो जाती है, एक मिल्च होगी गील और साहिवाल। मिल्च में किसको रखा गया है, गिरा और साहिवाल को। एक हो गया द्राट वेराइटी, कौन सा, द्राट वेराइटी, जिसमें हम किसको, मालवी को रखते हैं, कौन होता है मालवी। और एक जनरल यूटिलिटी में कौन होता है, हरियाणवा एंड ओंगल हो गया, हरियाणा और ओंगल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए फॉरेन या एग्जोटिक, अब देखिए यहाँ पे मिल्च देख लिए हम लोग, डॉट वेराइटी देख लिए, जनरल यूटिलिटी देख लिए, बस आप लोग को एग्जांपल याद करना है। एग्जोटिक देख लीजिए, तो एग्जोटिक में जर्सी आ जाता है जो कि इंग्लैंड की है, जर्सी हो जाती है जो कि हम लोग गाँव में अक्सर देखते हैं नॉर्मली, तो जर्सी हो जाती है वो इंग्लैंड की है। ब्राउन स्विस हो गई जो कि स्विट्जरलैंड की है, ब्राउन स्विस कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है। और हेल्स्टीन कहाँ की है, फ्रेसियन, हेल्स्टीन फ्रेसियन, इसका तो देश नहीं पता है, लेकिन देखिए जर्सी का हमारा इंग्लैंड हो गया, ब्राउन स्विस का हमारा स्विट्जरलैंड हो गया, और हेल्स्टीन का क्या हो गया, हेल्स्टीन फ्रेंसियन हो गया, ठीक है ना। जानवरों में रोग देखते हैं हम लोग, डिजीज इन कैटल्स, डिजीज इन कैटल। देखिए हम क्या है कि हम मेनली वीडियो यूट्यूब मतलब यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा इसमें ऐसा हिंदी में लिखे हैं, ठीक है ना। तो देखिए डिजीज ऑफ कैटल्स, कैटल्स के लिए डिजीज वायरल और बैक्टीरियल, ठीक है ना। वायरल देखते हैं, बैक्टीरियल देखते हैं और प्रियांश के द्वारा देखते हैं। वायरस के द्वारा कौन होता है, वायरस के द्वारा कौन होता है, बैक्टीरिया के द्वारा कौन होता है, और प्रियांश के द्वारा कौन होता है। तो वायरस के द्वारा कौन हो जाता है, रिंडर पेस्ट या कैटल प्लेग जिसे बोलते हैं, रिंडर पेस्ट या कैटल प्लेग जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिंडर पेस्ट हो जाता है और कैटल प्लेग हो जाता है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे रिंडर पेस्ट हो गया, कैटल प्लेग हो गया, ठीक है ना। और दूसरा हमारा हो गया बैसिलस एंथेरेसिस, ठीक है ना, बैसिलस एंथेरेसिस। और प्रियांश के द्वारा कौन होता है, काऊ मैड डिजीज होता है, कौन होता है, काऊ मैड डिजीज। काऊ मैड डिजीज यानी गाय क्या इसी हो जाएगी, पागल हो जाएगी, याद कर सकते हैं आप, काऊ मैड डिजीज। अब देखते हैं हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में, कौन सा, डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में। देखिए दूध और दूध से बने उत्पाद प्राप्त करने हेतु एक उद्योग होता है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या है, दूध और दूध से जो प्राप्त हो गए, मिल्क हो गया, मिल्क का जो उत्पाद हो गया, उससे बने हुए उत्पाद को प्रयोग करने हेतु क्या है, एक उद्योग होता है, जो कि मानव के कंजप्शन के लिए लाभदायक होता है। क्या होता है, मानव के कंजप्शन के लिए लाभदायक होता है, उसे डेयरी प्रबंधन या डेयरी फार्म मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेयरी फार्म मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए डेयरी प्रबंधन हेतु क्या करते हैं, उत्तम नस्ल जो हमारी अच्छी ब्रीड रहेगी ना, गुड क्वालिटी की ब्रीड रहेगी ना, उन पशु को या लाइव स्टॉक का हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं। पहले तो भाई हमको यदि ब्रीडिंग कराना है दो एनिमल्स के बीच में, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के बारे में जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, सुपीरियर है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, बेकार है, कैसा है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग करते हैं, ये सब करते हैं। तो डेयरी प्रबंधन है तो क्या करते हैं, उत्तम नस्ल के पशु जैसे लाइव स्टॉक का हम चयन करते हैं, तथा उसमें उचित देखभाल की जाती है, ठीक है ना, या उचित देखभाल की जानी चाहिए। अब देखिए पशु चयन में पशु की विशेषता क्या होनी चाहिए, कि वह उत्पादन अधिक करे, क्या करे, उत्पादन अधिक करे, क्या करे, उत्पादन अधिक करे, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करे, ठीक है ना। और तीसरा हो जाएगा उस इन्वायरमेंट के प्रति, जो वहाँ का स्थानीय जो वहाँ पर हैबिटाट है उसके प्रति क्या हो, अनुकूल हो मतलब वहाँ पे अच्छे से रह सके। अब चौथा हो सकता है ना कि डिजीज के प्रति क्या हो, रेजिस्टेंस हो, मतलब वो डिजीज इसको जल्दी ना हो, मतलब डिजीज के प्रति क्या हो, रेजिस्टेंस हो, या डिजीज प्रतिरोधक हो, या रोग प्रतिरोधक जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होनी चाहिए। तो आप सिंपल से यहाँ पे तीन चीज़ याद कर लीजिए, कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा करता हो, और हार्श हैबिटाट में भी सर्वाइव कर सके, मतलब उस किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके, चाहे उस इन्वायरमेंट में क्या कर सके, अनुकूल रह सके, ठीक है ना। और तीसरा याद कर लीजिए कि डिजीज रेजिस्टेंस हो, ठीक है ना। अब देखिए उचित देखभाल हेतु आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है, जो हमारा उचित देखभाल है उसके लिए कौन कौन सी शर्तें होती है, ठीक है ना। तो पहला हो गया उचित आवास, मतलब हैबिटाट जो उसका होगा, जो उसका हैबिटाट होगा वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, यानी साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा
इनफ वाटर मतलब पानी की कमी ना हो वहाँ पे, ये नहीं कि प्यासा है पानी मिल ही नहीं रहा है, चाहे अच्छा उसको पानी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है नहीं, ये होना चाहिए। तो उचित आवास होनी चाहिए, मतलब हैबिटाट अच्छा उसका होना चाहिए, ठीक है ना। क्लीन वहाँ पे वहाँ का क्लीन एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और तीसरा हो सकता है पर्याप्त जल, मतलब इनफ मात्रा में क्या हो, वाटर हो, इनफ मात्रा में क्या हो, वाटर हो। और हमारा फोर्थ नंबर का होता है ना कि भोजन का वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षा, हम लोग हरा चारा का उचित अनुपाय क्या, हरा चारा वही वाला जो हरा हरा, मतलब अभी समझो कि ताज़ा ताज़ा, जैसे हम लोग बरसीन खिलाते हैं गाँव में ना, वही ताज़ा ताज़ा चारा का उपाय किया जाए वैज्ञानिक तरीके से। और जो हमारा पशु है ना, जो हमारा एनिमल है, उसका क्या करें हम लोग रूटीन बाय रूटीन, मतलब डेली बाय डेली बोलिए, चाहे हफ्ते में बोलिए, चाहे वीक में बोलिए, चाहे मंथ में, उसका क्या कीजिए कि चेकअप किया जाए, मेडिकल चेकअप किया जाना चाहिए। छठवां हो सकता है कि वही नियमित रूप से जांच किया जाना चाहिए, छठवां भी वही है। सातवां मतलब कि दूध का एकत्रीकरण, मान लीजिए हमारी गाय है दूध दे रही है, मान लीजिए दूध दे दिए, तो अब दूध को क्या करेंगे, हम सब तो खा पी नहीं ना जाएंगे, अब उसको क्या करेंगे कि सिटी में भेजेंगे ताकि वहाँ पे वो बिक सके, ठीक है ना, जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो, तो उससे हम क्या करेंगे, पशु के लिए उपाय करेंगे खाने पीने की। तो वही चीज़ दूध का क्या कर सके, एकत्रीकरण भंडारण कर सके, और तथा उसमें क्या रखे, स्वच्छता का हम ध्यान रखें, ठीक है ना। अब हम दूसरा पढ़ते हैं कुक्कुट पालन के बारे में। किसके बारे में, कुक्कुट पालन किसको बोलते हैं हम लोग, पोल्ट्री फार्मिंग। किसको, पोल्ट्री फार्मिंग को किसको बोलते हैं हम लोग, पोल्ट्री फार्मिंग को बोलते हैं, ठीक है ना। कुक्कुट पालन किसको बोलते हैं हम लोग, पोल्ट्री फार्मिंग को बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग को बोलते हैं, ठीक है ना। तो पोल्ट्री फार्म में क्या किया जाता है कि इसमें हेंस वेंस को रखा जाता है, हेंस हो जाते हैं हमारे, डक हो जाते हैं, हेंस मतलब मुर्गा मुर्गी हो गए, यहाँ पे कॉक हो गया, चाहे यहाँ पे डक हो गया, बतख हो गया, गीज हो जाते हैं, टर्की हो जाते हैं, ठीक है ना, टर्की हो जाते हैं इत्यादि का हम क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। इनका उद्देश्य क्या क्या होता है, अंडे प्राप्त करना हो गया, मांस प्राप्त करना हो गया, मतलब एग प्राप्त करना, मीट प्राप्त करना, ठीक है ना, मीट प्राप्त करना, ताकि हम भोजन की मांग को क्या कर सके, पूरी कर सके। तीसरा हो गया अंडे प्राप्त करने हेतु क्या करते हैं ना कि उत्तम प्रजाति या सामान्य प्रजाति। देखिए यहाँ पे तीसरा चीज़ ये लिखा गया है ना कि अंडे प्राप्त करने हेतु उत्तम प्रजाति या सामान्य प्रजाति, मतलब कि अच्छा जो नस्ल होगा ना, अच्छा जो प्रजाति होगी हमारे कुक्कुट पालन की, चाहे पोल्ट्री फार्मिंग की, या चाहे बोल दीजिए कि यहाँ पे हेन की, वो कौन होती है, वाइट लेघार्न होता है हमारा, वाइट लेघार्न जिसे बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि अंडे बड़े बड़े भी होते हैं, और जो उसके अंदर का योल्क होता है ना, वो भी 2 से 3 4 तक हो सकता है वाइट लेघार्न में, ठीक है ना। और देखिए इनमें मुख्य बीमारी कौन कौन सा होता है, पोल्ट्री फार्मिंग में मुख्य डिजीज कौन कौन सा हो सकता है, मुख्य डिजीज कौन कौन सा हो सकता है, बर्ड फ्लू हो जाएगा एक, तो कौन हो जाएगा, बर्ड फ्लू हमारा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बर्ड फ्लू हो जाएगा, बर्ड फ्लू, ठीक है ना, बर्ड फ्लू इनमें अक्सर होता है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग को आगे पढ़ना है मधुमक्खी पालन, जिसे हम मौन पालन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मौन पालन या बी कीपिंग जिसे बोलते हैं, बी कीपिंग क्या बोलते हैं, बी कीपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए शहद और मोम प्राप्त हेतु, शहद हो गया हमारा, जो हमारा हनी बी हो गया और वैक्स हो गया, हनी बी और वैक्स प्राप्त करने हेतु मधुमक्खी के छत्तों की उचित देखरेख करना मौन पालन कहलाता है, बी कीपिंग कहलाता है। तो किसके लिए बी कीपिंग किसके लिए करते हैं हम लोग, हनी के लिए और वैक्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, बी का कीपिंग करते हैं, मतलब उसकी देख रेख करते हैं, यही हमारा बी कीपिंग कहलाता है। अब इसका उद्देश्य क्या क्या होता है, उद्देश्य के बारे में हम लोग जानते हैं, उद्देश्य क्या क्या हो सकता है। तो उद्देश्य सिंपल सा वही है भाई, हमें क्या चाहिए, हनी चाहिए, क्या चाहिए, हनी चाहिए हमें, ठीक है ना। हनी क्या होता है ना कि उसमें औषधि वाला गुण होता है, मेडिसिन का काम करता है। तो पहला हमारा क्या है कि शहद प्राप्त करना औषधि पोषक पदार्थों के रूप में, मेडिसिन्स में शहद जो प्राप्त होगा हमें, जो हनी प्राप्त होगी वो मेडिसिन के रूप में उसका यूज होगा। मोम यानी जो वैक्स निकलेगा हमारा, वैक्स निकलेगा वो क्या करेगा कि चमक बढ़ाने में, जैसे पॉलिशिंग वॉलिशिंग में उसका उपयोग किया जाता है, किसमें, पॉलिश बनाने में, ठीक है ना, पॉलिश बनाने में किया जाता है। तीसरा हो जाता है पॉलिनेशन में सहायक, किसमें, जो हमारी यदि मान लीजिए हम मधुमक्खी ज़्यादा से ज़्यादा पालेंगे, चाहे उसके ज़्यादा से ज़्यादा देख रेख करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियाँ उस क्षेत्र में वो होंगी कि नहीं होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जब मधुमक्खियाँ होंगी उस क्षेत्र में, तो आप पोलिनेशन भी ज़्यादा होगा, पोलिनेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। कहा जाता है कि यदि हम 1 साल के अंदर सारी मधुमक्खियों को मार दें, तो इस धरती से 4 साल के अंदर पूरा, मतलब ये संसार पूरा समझो कि भूख के मारे मर जाएगा। क्यों, क्योंकि मधुमक्खियाँ ही जो होती हैं पॉलिनेशन कराती हैं। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है ना, तो यही होता है पॉलिनेशन हमारा। तो
पॉलिनेशन कराती हैं, तो इसमें भी हेल्प हो गया। जैसे कौन कौन पौधों में कराएंगी, सेब हो गया, एप्पल हो गया, हमारा नाशपाती हो गया, हमारा ब्रेसिका हो गया, सरसों हो गया और सेम हो गया इत्यादि में। ठीक है ना। देखिए नोट करके हम लिखे हैं यहाँ पे, नोट करके एक लिखे हैं कि बी कीपिंग की कॉमन ब्रीड या स्पीसीज कौन है, एसिड एपीस इंडिका है। कौन है, एपीस इंडिका, जो कि भारत में क्या होती है कि मेनली होती है। भारत की मेनली कौन होती है, एपीस इंडिका है मेन। ठीक है ना। अब देखिए स्थान कहाँ पे हम इसको ग्रो करा सकते हैं, पहाड़ों पर, बगीचों में, खेतों में, चारगाहों, मकान की छत पर, आंगन में, मतलब आदि स्थानों में लगा सकते हैं। ठीक है ना। पहाड़ों पर लगाइए, बगीचों में लगाइए, खेतों में लगा दीजिए, नाशपाती मतलब चारगाहों में, मकान की छत पर लगा दीजिए, आंगन में लगा दीजिए। ठीक है ना, कहीं भी आप लगा सकते हैं। मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग के लिए बहुत अधिक विशेषता, अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे पास कोई ऐसा ज़्यादा विशेषता की आवश्यकता नहीं होगी। यदि हमको बी कीपिंग करना है ना, तो उसके लिए हमको कोई ज़्यादा से ज़्यादा विशेषता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, विशेषता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा विशेषता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए आवश्यक जानकारी या सावधानी, मान लीजिए मधुमक्खी हम लोग पालन कर दिए, तो उसके लिए हमको सावधानियाँ भी तो बरतनी पड़ेंगी, नहीं तो क्या करेंगी, मधुमक्खियाँ काट लेंगी और फुला देंगी हमारे शरीर को। ठीक है ना। तो पहला देखिए मधुमक्खी की प्रकृति और क्या करना, स्वभाव की जानकारी, मतलब उसका नेचर कैसा है। अब भाई गुस्सैल तो नहीं ना है, अच्छी है ना, कि मतलब कि थोड़ा सा में गुस्सा तो नहीं ना हो जाएगी आपकी गर्लफ्रेंड के जैसा। ठीक है ना। तो वैसे ही क्या होगा कि मधुमक्खी की जो प्रकृति होगी और स्वभाव होगा, उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए कि उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। ठीक है ना। हम गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। दूसरा देखिए मधुमक्खी दल को छत्ते में प्रवेश कराने की जानकारी चाहिए। मान लीजिए जो हमारा मधुमक्खी है, जो हनी बी है, उसका जो ग्रुप है, जो उसका हनी बी का ग्रुप है, उसको क्या करना है, छत्ते में प्रवेश कराना है। क्या करते हैं हम, लकड़ी का बॉक्स बनाते हैं, चाहे किसी चीज़ का बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स को कुछ दूरी पर रखा जाता है, उसमें मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, अपना छत्ता लगाती हैं। तो अब हमको क्या करना है, मधुमक्खी को उस मतलब बॉक्स में क्या करना होगा, घुसाना होगा, मतलब ले जाना होगा। तो मधुमक्खी दल को छत्ते में प्रवेश कराने की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए कि विभिन्न मौसम में छतों का प्रबंधन क्या होना चाहिए, छतों का प्रबंधन होना चाहिए, मतलब कि पानी उन्हीं से भीगे ना, ऐसा प्रबंधन होना चाहिए। चौथा हो सकता है कि जो हमारा हनी भी बन रहा है उसका क्या कर सके, हम एकत्रीकरण कर सके। ठीक है ना। या भंडारण कर सके, मतलब एक जगह क्या कर सके, स्टोर कर सके, स्टोरेज के लिए स्टोर कर सके। मान लीजिए स्टोर करेंगे तभी तो क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है और उसको वहाँ पे कुछ प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर आगे मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है। तो यही काम करना है, पहले हमको स्टोर करने की व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी। मान लीजिए मधुमक्खी बनने लगा और हनी भी बनने लगा और उसको स्टोर करने का हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। तो उसके लिए हमको उसका भी व्यवस्था करना है। पाँचवा हो जाएगा कि उचित स्थान का चयन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सिंपल से सब में जो पढ़े ना वही चीज़ इसमें भी पढ़ना है। चौथा हो जाता है हमारा मत्स्य पालन, मछली पालन या पीसी कल्चर जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर जिसे बोला जाता है, पीसी कल्चर जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। तो पीसी कल्चर में किसमें मछली हो गया, झींगा हो गया। देखिए पीसी कल्चर में यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है। ठीक है ना। पीसी कल्चर में हम सिर्फ मछलियों को रखते हैं, मछलियों को रखते हैं। ठीक है ना। इनको नहीं रखते हैं शायद, इनको हम किस में रखेंगे, एक्वा कल्चर में रखते हैं। ठीक है ना। तो इसमें पीसी कल्चर में मछलियाँ आ जाती हैं। उत्तम नस्ल की अवलौरी मछलियाँ, जो फ्रेश वाटर मछलियाँ हैं ना, जो फ्रेश वाटर में नदी की पानी में जो मछलियाँ पाई जाती हैं, उनका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। कॉमन कार्प हो गया, रोहू हो गया और कटला हो गया। कौन, कॉमन कार्प, रोहू और हमारा कटला हो गया। ठीक है ना। कॉमन कार्प हो गया, कटला हो गया और रोहू हो गया। ठीक है ना। तो ये तीनों हो जाती है हमारी फ्रेश वाटर। और आ गया साल्टी या मैराइन। साल्टी मतलब वही समुद्र की पानी वाली, या मैराइन फिशेस हो गई। समुद्र में कौन कौन सी पाई जाएंगी, सार्डिन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सार्डिन हो गया, हमारा मैकेरल हो गया, हमारा पोम्फ्रेट हो गया, और क्या हो गया, हिल्सा हो गया। तो ऐसे याद कर सकते हैं, हिल्सा, सार्डिन, मैकेरल और पोम्फ्रेट। हिल्सा, सार्डिन, मैकेरल और पोम्फ्रेट हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो जाएगा। मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग की मेथड कौन कौन से हैं, एनिमल ब्रीडिंग का मेथड के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग चारों के बारे में जान लिए, यहाँ पे हम लोग चारों के बारे में जान लेंगे ना, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब किसके बारे में जाएंगे, मेथड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, मतलब पशु प्रजनन की मुख्य विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है ना। पशुपालन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो देखिए पशुओं का उत्पादन बढ़ाने एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने हेतु उनकी उचित देखभाल एवं प्रजनन कराने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। कि पशुओं का उत्पादन बढ़ाने एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त करने हेतु उचित देखभाल करना तथा उनके बीच में क्या कराना, क्रॉस कराना, ब्रीड कराना, मतलब क्रॉस कराना, ये क्या कहलाता है, उसका प्रजनन हो जाता है एक तरह से। ठीक है ना। देखिए पशु प्रजनन की मुख्य विधियाँ जो हमारा एनिमल ब्रीडिंग है, पशु प्रजनन है, उसकी कौन कौन सी मेथड्स हैं या विधियाँ
कौन कौन से। पहला होता है इन ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग के बारे में आप लोगों को पता होगा कि द ब्रीडिंग बिटवीन द two breeds, breeding between the two breeds in the same breed, मतलब बोल दीजिए मतलब सेम टाइम के ब्रीड में यदि उनका हम क्या करा रहे हैं, क्रॉसिंग करा रहे हैं। सेम टाइप के ब्रीड में क्या कर रहे हैं हम लोग, उनका क्रॉसिंग करा रहे हैं। तो एक ही नस्ल की, जैसे हमारी कोई एक ही नस्ल की दो पशुएं हैं, ठीक है ना, एक ही नस्ल की बकरी ले लीजिए, कोई भी एक नस्ल की, एक ही नस्ल की कोई भी क्या कर लीजिए कि बकरी ले लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना, एक ही ब्रीड की कोई भी बकरी ले लीजिए, उनके बीच में क्या करा दीजिए आप, उनके बीच में क्या करा दीजिए, क्रॉसिंग करा दीजिए। तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग हो जाता है। यही क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग कहा जाता है। और ये हम कब तक कराते हैं, 4 to 6 जनरेशन तक, ठीक है ना, 4 to 6 जनरेशन तक। अब देखिए बाहरी दिखावट हो गया, मतलब जो बाहर से फिजिकली उसका अपीयरेंस हो गया, फिजिकली हम जो देख रहे हैं, उसका जो साइज हो गया, उसका जो शेप हो गया, उसका जो कलर हो गया, ठीक है ना। तो इन में आदि में क्या होता है, यदि वो समान है तो वो क्या हो जाती है, एक ही नस्ल की हो जाती हैं। यदि देखिए नस्ल या ब्रीड क्या होता है, ब्रीड क्या होता है, ब्रीड क्या होता है कि उनका बाहरी से देखने में सेम हो, एकदम हुबहू हो, बाहरी से भी देखने में सेम हो, उनका आकार सेम हो, आकृति सेम हो, एकदम रूप और रंग जो इनका चाल दाल जो भी हो क्या हो, एकदम सेम तरीका का, एकदम सेम हो, तो हमारा क्या हो जाती है, ब्रीड हो जाती हैं। वही क्या हो जाती हैं, ब्रीड हो जाती हैं, सेम ब्रीड हो जाती हैं, ठीक है ना। उत्तम ब्रीड के नर और मादा पशु का क्या करते हैं, चयन करते हैं। अब हमको इन ब्रीडिंग कराना है, चाहे किसी के भी बीच में हमको क्रॉसिंग कराना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें उत्तम नस्ल के बीच में क्या कर, उत्तम नस्ल का जो नर होगा, जो उत्तम नस्ल हो गया, चाहे उत्तम जो हमारा ब्रीड हो गया, उनके 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 नर को, मतलब कि समझिए कि सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल, सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल का क्या करते हैं हम लोग, चयन करते हैं, ठीक है ना। तो उत्तम नस्ल के नर और फीमेल या नर या और मादा का क्या करते हैं कि हम चयन करते हैं और उनमें क्या किया जाता है कि क्रॉसिंग या फ्यूजन कराया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल का क्या करते हैं कि चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद उन दोनों के बीच में क्या कराते हैं, क्रॉसिंग करा देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो हमें प्राप्त होती है संतति, उनका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि मादा पशु गाय और अधिक दूध देने वाला हो तथा नर पशु सांड उत्तम, जैसे हम लोग बोले ना कि सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल, तो सुपीरियर मान लीजिए फीमेल ले लीजिए, तो सुपीरियर फीमेल यदि ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि दूध देने की क्षमता ज़्यादा हो। मान लीजिए हम गाय का करा रहे हैं, तो गाय में जो हमारी गाय हो रही है और जो एक बैल हो रहा है, तो बैल का क्या होना कि जो 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 उसका संतति बनेगा, जो उसका प्रोजेनी बनेगा, वो स्ट्रांग हो, क्या हो, स्ट्रांग हो, थोड़ा मतलब अच्छा स्ट्रांग हो। और जो गाय होगी, हमारी गाय होगी, स्ट्रांग तो हो ही, साथ साथ क्या हो, मिल्क उसका प्रोडक्शन करने की क्षमता भी ज़्यादा हो, मिल्क प्रोडक्शन करने की क्या हो, क्षमता भी ज़्यादा हो। तो ये हमारा इनब्रीडिंग हो गया। अब देखिए इनब्रीडिंग का महत्व क्या क्या होता है। होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है। क्या करता है, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है। मान लीजिए कोई गाय है, उसकी एक लड़की है, फिर उसी की लड़की हुई, इनके बीच में क्रॉस कराते चले जाइए, लड़का लड़की उन्हीं में, मतलब सेम फैमिली में क्रॉस कराते चले जाइए, तो इसमें गुणों का कोई वो तो हुआ नहीं ना, सेम गुरु अगले जनरेशन में जा रहा है, सेम गुड फिर अगले जनरेशन में जा रहा है, तो जिससे क्या हो रही है, होमोजाइगोसिटी बढ़ जा रही है। जो होमो मतलब सेम और जाइगोसिटी मतलब वही उनका गुड़ क्या हो रहा है, होमोजाइगोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। और हमको प्योर लाइन्स प्राप्त होते हैं, प्योर लाइन प्राप्त होंगे। अब इसमें कोई मिक्सिंग तो है नहीं भाई, सेम ब्रीड के बीच में करा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई मिक्सिंग तो हो नहीं रहा है, तो वही प्योर लाइन्स हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। और जो हमारे प्योर लाइन, जो अनप्योर लाइन्स होंगी ना, जो अशुद्ध हानिकारक लक्षण होंगे, वो क्या हो जाएंगे, निष्कासित हो जाएंगे, मतलब बाहर चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। और शुद्ध जीनों का संचय हो जाता है। जो हमारा प्योर जीन होगा ना, उसी का क्या होगा, संचय होगा, मतलब उसके अंदर प्योर जीन ही जाएगा बस। अब देखिए इसका हानि क्या क्या होता है, हानि भी हम लोग देखते हैं क्या क्या हानि होता है या नुकसान क्या क्या होता है। तो पहला हमारा आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या आता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है ना कि लगातार यदि हम इनब्रीडिंग करा रहे हैं, लगातार क्या कर रहे हैं, इनब्रीडिंग या अंतः प्रजनन करा रहे हैं, तो जो हमारी प्रोजेनी जो आ रही है ना, वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। जो हमारी प्रोजेनी आ रही है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। यहाँ पे देखिए, इस लाइन को देखिए आप लोग, तो क्या होगी कि लगातार इनब्रीडिंग कराने से जो हमारी प्रोजेनी आ रही है वो कमज़ोर होती चली जाती है, ठीक है ना। और उसकी जो जनन क्षमता होगी ना, वो जनन क्षमता होगी, और जो उत्पत्ति क्षमता होगी, जो उसका जो ब्रीड मतलब क्रॉस करने की क्षमता है, फ्यूजन करने की क्षमता है, फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता है, जो भी बोलिए, जो उसकी क्षमता है ना, वो क्या होगी, कम होती चली जाती है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। अब देखिए इसका समाधान क्या क्या है, 4 से 6 पीढ़ियों के बाद उत्तम नस्ल के चयनित पशु का
असंबद्ध नस्ल से संकरण कराते हैं। देखिए हम लोग 4 to 6 जनरेशन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं इनब्रीडिंग में। तो 4 to 6 जनरेशन में क्या होगा ना कि तीसरे से चौथे या पाँचवें जनरेशन आते आते ना उसका जो प्रोजेनी आ रहा था वो कमजोर होता चला जाएगा। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं ना कि आउट ब्रीडिंग करा देते हैं। क्या करा देते हैं? आउट ब्रीडिंग करा देते हैं। मतलब डिफरेंट नस्ल के मतलब डिफरेंट ब्रीड के पशु के बीच में क्या करा देते हैं ना कि वो करा देते हैं, क्रॉसिंग करा देते हैं, जिससे क्या हम उससे बच सके। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग करा कह देते हैं। डिफरेंट ब्रीड के बीच में करा दिए तो वही हमारा क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। ठीक है ना। तो देखिए अब आते हैं आउट ब्रीडिंग पे। आउट ब्रीडिंग या आउट रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग। तो दो विभिन्न नस्लों डिफरेंट ब्रीड के बीच प्रजनन की क्रिया के चयनित पशु का असंबद्ध नस्ल से संकरण कराते हैं। यही क्या होता है भाई? ये संकरण या क्रॉस ब्रीडिंग या क्रॉस रिप्रोडक्शन कराता है। तो सिंपल सा यही है कि इन ब्रीडिंग में क्या होता है ना कि सेम ब्रीड के बीच कराते हैं। वहीं आउट ब्रीड की बात करें तो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच कराते हैं। तो सेम ब्रीड के बीच यदि करा रहे हैं और 4 to 6 जनरेशन करा रहे हैं तो इन ब्रीडिंग हो गया। और आउट ब्रीडिंग में क्या करते हैं कि 4 to 6 जनरेशन नहीं कराते हैं। ठीक है ना। और इनका इंचेस्टर भी जो होते हैं वो सेम नहीं होते और डिफरेंट ब्रीड के बीच कराते हैं। ठीक है ना। देखिए 4 से 6 पीढ़ी में उभय पूर्व रहित नस्ल के मध्य संकर क्रॉस की क्रिया को आउटब्रीडिंग कहा जाता है। इसके द्वारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर किया जाता है। हमने पहले भी ये देख ही लिया है, हमने पहले भी तो देख ही लिया है ये वाला कि इनब्रीडिंग जो हमारा डिप्रेशन हो रहा था उसको कम करने के लिए क्या किए हम लोग? क्रॉस ब्रीडिंग करा लिए, चाहे क्रॉस ब्रीडिंग करा लिए, ठीक है, चाहे आउट ब्रीडिंग करा लिए। ठीक है ना। आउट ब्रीडिंग करा लिए। तो देखिए जो हमारा आउट ब्रीडिंग होता है ना वो 3 टाइप का होता है। क्या होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा क्रॉस ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग क्या होगा? एक होगा हमारा आउट क्रॉसिंग। देखिए आउट क्रॉसिंग हो जाएगा, एक हमारा क्रॉस ब्रीडिंग हो जाता है, एक हमारा आउट ब्रीडिंग, फिर एक क्रॉस ब्रीडिंग, एक होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ठीक है ना। ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए देखते हैं अब देखते हैं हम लोग कि आउट क्रॉसिंग क्या होता है। आउट क्रॉसिंग क्या होता है? देखिए सेम ब्रीड हो लेकिन क्या हो? डिफरेंट एंसेस्टर हो। सेम ब्रीड डिफरेंट एंसेस्टर हो ना तो उसको हम क्या बोल देंगे? आउट क्रॉसिंग बोल देंगे। क्या बोल देंगे? आउट क्रॉसिंग बोल देंगे। ठीक है ना। आउट क्रॉसिंग बोल देंगे। सेम ब्रीड हो लेकिन डिफरेंट क्या हो? एंसेस्टर हो। क्रॉस ब्रीडिंग किसे बोल देंगे? क्रॉस ब्रीडिंग किसे बोल देंगे? क्रॉस ब्रीडिंग क्या करेंगे? एक सुपीरियर मेल और एक सुपीरियर फीमेल का जो ब्रीड होगा ना उनके बीच में क्या कराते हैं? संकर करा देते हैं। तो ये हमारा क्रॉस ब्रीडिंग हो जाता है। मतलब डिफरेंट ब्रीड रहेगा। एक सुपीरियर मेल वाला ब्रीड रहेगा और एक सुपीरियर फीमेल वाला ब्रीड रहेगा। ठीक है ना। एक सुपीरियर मेल वाला हो जाएगा, एक सुपीरियर फीमेल हो जाएगा, उनके बीच में हम क्रॉसिंग करा देते हैं। तो ये हमारा क्रॉस ब्रीडिंग हो जाता है। क्या होता है? क्रॉस ब्रीडिंग हो जाता है। और अब आते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो इससे पहले हम देख लेते हैं क्रॉसिंग आप लोगों को पता ही है कि दो डिफरेंट या दो सेम नस्ल या ब्रीड के बीच में क्या करा रहे हैं? हम क्रॉसिंग करा रहे हैं। तो यही चीज़ क्या हो जाता है? हमारा संकरण या क्रॉसिंग कहला जाता है। ठीक है ना। यही क्या कहलाता है? क्रॉसिंग कहलाता है। तो जो हम लोग यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग देखे थे ना, तो ये वाला देखिए क्रॉसिंग लिखा है ना, तो ये क्रॉस ब्रीडिंग है। यहाँ पे अक्सर यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में दिया गया है। ठीक है ना। तो जो क्रॉस ब्रीडिंग होता है सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल के बीच में, तो उनमें क्या किया? इसका उदाहरण एक दिया गया था पंजाब में क्या कराया गया था ना कि एक हमारी क्या थी? बीकानेरी एविस थी और एक मैनिरो नेम्स थी। तो बीकानेरी एविस क्या थी? फीमेल थी और मैनिरो नेम्स क्या था? हमारा मेल था। तो इनके बीच में बीकानेरी एविस हो गया और मैनिरो नेम्स हो गया। इनके बीच में क्या किया कि क्रॉस कराया गया और क्या बनाया गया? हिसॉडल बनाया गया जो कि एक क्रॉस ब्रीडिंग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना। अब हम तीसरा देखते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ पे स्पीसीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटर मतलब दो के बीच में, स्पेसिफिक मतलब दो स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। ठीक है ना। तो दो स्पीसीज के बीच में, जैसे एक गधा को ले लीजिए और एक इसको लीजिए, घोड़ा को ले लीजिए। तो यदि मेल डंकी हो, गधा क्या हो? हमारा मेल हो और फीमेल क्या हो? हॉर्स हो हमारी। तो मेल डंकी याद कर लीजिए आप लोग। मेल डंकी होगा, फीमेल हॉर्स होगी। इनके बीच में जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? खच्चर या म्यूल मिलता है। कौन मिलता है? म्यूल मिलता है। और म्यूल क्या होता है? अनफर्टाइल होता है। म्यूल क्या करता है कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो हमारा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है ना। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा। अब यहाँ पे दिया है कि कृत्रिम वीर्य सेचन। तो देखिए कृत्रिम साधनों के द्वारा कृत्रिम सुई में मादा में वीर्य को संचित करने की क्रिया वीर्य सेचन कहलाती है। इसमें उत्तम नस्ल के नर पशु का वीर्य प्राप्त किया जाता है तथा उसे तुरंत अथवा हिमीकृत करके बाद में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये चीज़ लिखा है कि कृत्रिम वीर्य सेचन में हम क्या करते हैं ना कि मेल से स्पर्म को या सीमेन को निकालेंगे, उसको इंजेक्शन में डालेंगे,
ये और उसको क्या करेंगे, ओवम में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो फीमेल होगी उसको ओवम में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। या फ्यूचर के लिए उसको हम क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए क्या करेंगे, उसको फ्यूचर के लिए हम क्या करेंगे कि फ्रीज करके रख देंगे, फ्रीज कर देंगे ताकि फ्यूचर में इसका यूज हो सके। तो ये हमारा क्या हो जाता है कि कृत्रिम वीर्य सेचन हो जाता है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसे बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। महत्व क्या क्या है इसका, इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, वांछित यानी चाहा हुआ नस्ल की प्राप्ति, वांछित मतलब जो हम चाहें, जो ऐसा हम चाहें वैसा नस्ल की हम प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसा हम चाहें वैसा नस्ल की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा हो जाता है उत्तम मादाओं को गर्भित किया जा सकता है। जो उत्तम मादा हो, जो फेवरेबल कंडीशन दे सके उस बेबी के विकास के लिए, उसका हम क्या करते हैं, चयन कर सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं, हम उसका चयन कर सकते हैं। और तीसरा हो सकता है कि उत्तम पशु की तलाश में पशुपालक को भटकना नहीं पड़ता है। अब भाई अब बताइए, हम लोग को गांव में ढूंढना पड़ता है, घूम घूम के क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो इसके लिए क्या हो ना कि पशुपालक जो है हमारा, जो कराना चाहता है उसको क्या करे कि दर दर भटकना ना पड़े, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे MOET, ठीक है ना, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है ना। तो देखिए, जो हमारी फीमेल होगी एक बार में कितनी बच्चों को जन्म दे सकती है, कितना ओवम प्रोड्यूस करती है, एक। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं ना, लेकिन सॉरी एक सेकंड, देखिए एक ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सा ना कि FSH हार्मोन दे देते हैं। क्या करते हैं, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH हार्मोन जो कि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ते हैं वहाँ पे, जो कि फॉलिकल्स के बनने में मदद करता है, ओवम के बनने में मदद करता है, तो वही यहीं पे काम करते हैं, FSH हार्मोन दे देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है ना कि सुपर ओवुलेशन होता है। क्या होता है, सुपर ओवुलेशन होता है, यानी एक बार में 6 से 8 ओवम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में हम लिख दिए हैं कि FSH हार्मोन के द्वारा मादा में 6 से 8 अंडों का उत्सर्जन को प्रेरित किया जाता है। इन्हें अलग अलग मादाओं में निषेचन के पश्चात रोपित कर दिया जाता है। तो सिंपल से यहाँ पे लिखा है ना कि FSH हार्मोन को देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सुपर ओवुलेशन होगा। मतलब कि एक बार में 6 से 8 अंडे क्या होंगे कि एग जो होंगे, जो ओवम होगा प्रोड्यूस होगा। अब उस ओवम को क्या करते हैं हम ना कि सीमेन के द्वारा, जो हमारा स्पर्म होगा उसके द्वारा फ्यूज करा देते हैं, फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट बन जाएगा, उसके बाद जब एम्ब्रियो बन जाएगा हमारा टेस्ट ट्यूब में, तो उसको क्या करेंगे कि अलग अलग 8 या 6 से 8 अलग अलग प्रकार की मादाओं बोलिए, चाहे जो हमारी काऊ होगी, चाहे हमारी बफेलो होगी, उनमें क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, हमें एक ही समय में ज़्यादा से 6 से 8 हमको मिल गए कि नहीं मिल गए उत्पाद, बछड़े मिल गए कि नहीं मिल गए, चाहे काऊ मिल गए कि नहीं मिल गए। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो FSH हार्मोन देकर सुपर ओवुलेशन कराया जाता है, जिससे 6 से 8 एग्स प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें अलग अलग मादाओं में डाल दिया जाता है। सिंपल सा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए इसका महत्व क्या क्या है। महत्व क्या है कि कम समय में, महत्व क्या है, कम समय लगता है। क्या लगता है, कम समय लगता है, और वांछित नस्ल की प्राप्ति होती है। वांछित नस्ल मतलब ना कि मनचाहा, ठीक है ना, मनचाहा नस्ल की प्राप्ति हो जाती है, ब्रीड की प्राप्ति हो जाती है। अब आते हैं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, देखते हैं हम लोग किसके बारे में, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। एक सेकेंड हमको सेट कर लेने दीजिए, हाँ ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग के बारे में देखिए, तो आधुनिक तकनीक यानी मॉडर्न टेक्निक एवं कौशल के प्रयोग द्वारा पादपों का वांछित नस्ल प्राप्त करने की क्रिया पादप जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, पादप जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, पादप जनन कहलाती है। तो देखिए आधुनिक तकनीक, जो हमारा मॉडर्न साइंस है ना, जो मॉडर्न टेक्निक है ना, इनका उपयोग करके हम क्या करते हैं कि मनचाहा पौधों को उगाते हैं। मनचाहा पौधों क्या करते हैं, उगाते हैं। तो यही चीज़ हमारा प्लांट ब्रीडिंग हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या क्या होता है, उद्देश्य पहला होता है उत्पादन क्षमता में अधिक, मतलब जो प्रोडक्टिविटी हो ना वो ज़्यादा हो। प्रोडक्टिविटी क्या हो, मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी। उसमें मिनरल कंटेंट, विटामिन कंटेंट, चाहे पोषकता हो गया, चाहे गुणवत्ता हो गया, वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। डिजीज के प्रति क्या हो, रेजिस्टेंट हो, डिजीज के प्रति क्या हो, रेजिस्टेंट हो, या रोग प्रतिरोधक हो, या जीवाणु कीट या विषाणु के प्रति, जो जीवाणु कीट होते हैं, जो कि हमारे बैक्टीरिया हो गए, हमारे वायरसेस हो गए, इनके प्रति क्या हो, रेजिस्टेंस हो। जो हमारे पेस्ट्स हो गए, ठीक है ना, हर्ब्स हो, इनके प्रति क्या हो, रेजिस्टेंट हो। चौथा ये होता है ना कि पीड़क प्रतिरोधी कीटरोधी, मतलब कि जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। यदि हम प्लांट ब्रीडिंग करा रहे हैं तो उसमें क्या होगा ना कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा, मतलब इंसेक्ट उसको हानि नहीं पहुंचा पाते हैं, ठीक है ना। तो हम जब आधुनिक तकनीक या मॉडर्न टेक्निक्स का उपयोग करके जब पौधे को हम बनाते हैं। आप लोग बीटी टॉक्सिन के बारे में पढ़े हैं ना, बीटी कॉटन के बारे में। क्या किया जाता है, सिंपल सा बैसिलर थ्यूरियोजेनेसिस से क्राइजीन निकाला जाता है। उस जीन को क्या किया जाता है कि पौधे में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब ये क्राइजीन क्या करता है कि क्राई प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। किसको,
क्राई प्रोटीन को, ठीक है ना, क्राई प्रोटीन होता है, क्राई प्रोटीन होता है, उस क्राई प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अब उस क्राई प्रोटीन क्या होता है ना कि जब इंसेक्ट खाता है तो उसके एल्कलाइन पीएच में जाता है, वहाँ पे एक्टिव हो जाता है और उसको मार देता है। तो यही सिंपल सा काम होता है कि हम मॉडर्न टेक्निक का यूज कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज करके क्या करते हैं, पौधों को उगाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फायदा हो जाते हैं। फ़ायदा ये होता है कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलती है, मिनरल कंटेंट उसमें ज़्यादा हो जाता है, विटामिन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। और मतलब लेस है क्वांटिटी, जो हमारा हे होता है ना, जो पोस्ट हार्वेस्ट है, जैसे कि हम गेहूं काटते हैं तो गेहूं में क्या होता है कि भूसा निकलता है, तो भूसा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम भूसा निकले जिसका हम बस खाने के लिए उपयोग कर सके। ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा अब हे निकला उसको क्या कि खेत में जला दिए, तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन हो गया। तो ये सब यहाँ पे फ़ायदा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब फायदा होता है मॉडर्न टेक्निक का उपयोग करने से, ठीक है ना। अब देखिए छठवां दिया कि पर्यावरणीय तनाव, जो अनफेवरेबल कंडीशंस हो, जैसे बारिश ज़्यादा हो गई, चाहे ठंड ज़्यादा पड़ गई, गर्मी ज़्यादा हो गई, उस कंडीशन में भी क्या कर सके कि हमारा पौधा क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। मॉडर्न टेक्निक्स का हम यूज करते हैं। अब देखिए पादप प्रजनन के चरण कौन कौन से, स्टेप कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो स्टेप कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है ना कि परिवर्तनशीलता का संग्रहण जनन द्रव्य। तो इसको हम सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं और एक बार समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। तो आनुवांशिक परिवर्तनशीलता का संग्रहण पादप जनन का मुख्य आधार है। प्रायः कृष्ण जाति की तुलना में जंगल जाति में रोग प्रतिरोधकता अधिक होती है। किसी जाति उससे संबंधित अन्य जातियों के जनन द्रव्य जीन संग्रहण को परिवर्तनशीलता में जनन द्रव्य का संग्रहण करते हैं। दूसरा होता है जननों का मूल्यांकन एवं चरण, यानी सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर पेरेंट्स, ठीक है ना। तो हम लोग सिंपल से यार वही करते हैं ना, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है आपको, सिंपल से ये समझ लेना कि सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल का पहले हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। उसके बीच क्या करेंगे, क्रॉसिंग कराएंगे। अब जो बच्चा पैदा होगा चाहे क्रॉसिंग करा देंगे जिसे हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, प्राप्त हो जाएगा। चाहे पहले हम सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल का चयन किए और उनके बीच में क्या किए, क्रॉस करा दिए। उनके बीच में क्या कीजिए कि क्रॉस करा दिए, ठीक है ना। उन पेरेंट्स के बीच में क्या करा दिए, क्रॉस करा दिए हम। तो यही चीज़ लिखा है यहाँ पे। अब इसका महत्व क्या क्या होता है, यहाँ पे महत्व दिया गया है। महत्व क्या क्या होता है कि दो जननों के वांछित मतलब जो मनचाहा गुण है ना, ये कई संतति में होते हैं। मान लीजिए कि जो बैल था वो स्ट्रांग था और जो गाय थी हमारी दूध ज़्यादा दे रही थी। अब हम क्या किए कि सुपीरियर हमारी फीमेल जो गाय हो गई या काऊ हो गई, और जो हमारा बफेलो जो हमारा ये ऑक्स हो गया, जो बैल हो गया, वो हमारा स्ट्रांग था। तो उनके बीच में क्या किए कि क्रॉसिंग करा दिए, जिससे हमारा मान लीजिए कि कोई हमारा क्या हुआ कि फिर हमारी गाय ही पैदा हुई। अब क्या होगी, गाय तो दूध ज़्यादा देगी, साथ साथ उसके अंदर क्या होगा, उस बैल का भी उस ऑक्स का भी गुण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जिसकी वजह से वो मजबूत भी हो जाएगी। तो ये चीज़ का हमें फ़ायदा हो जाता है। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। पांचवा दिया है कि नए कलसड़ों का परिचय निर्मुक्त करना या व्यापारीकरण। अब वही कराने को तो करा दिए, हमारा प्रोडक्ट बन गया है, उसको क्या करें, हम व्यापारीकरण कर दिए, चाहे भेज दिए, ठीक है ना। तो नए क्रमशड़ों का प्रयोगशाला वाले खेतों में बोते हैं जहाँ आदर्श परिस्थितियाँ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। जैसे उचित मृदा हो गया, मतलब मिट्टी वहाँ की अच्छी हो, वहाँ पे टेम्परेचर ठीक हो, वाटर वहाँ पे सही हो ना। इसे फिर किसानों को बोने के लिए देते हैं तथा क्या करते हैं, शैल खंडों में लगाकर 3 ऋतुओं तक परीक्षण करते हैं। सिंपल सा ये दिया गया है ना, यहाँ पे ये सिंपल सा दिया गया है कि मान लीजिए 2 पौधा ले लिए, अब उन दोनों पौधे के बीच में क्या किए कि हम लोग क्रॉसिंग करा दिए। अब नया हमको मान लीजिए कि पौधा मिल गया कि नहीं मिल गया। अब उस नया पौधा को क्या करेंगे ना कि तीन ऋतु तक, यानी तीन ऋतु तक, मान लीजिए सर्दी हो गया, हमारा जो समर हो गया, विंटर हो गया, और जो हमारा ये बसंत वाला हो गया, जो भी बोलिए आप, ठीक है ना। इनमें क्या करेंगे, 3 ऋतुओं तक हम इसको ग्रो कराएंगे। 3 ऋतुओं तक क्या कराएंगे, ग्रो कराएंगे। देखेंगे कोई बेकार तो नहीं ना है, यदि अच्छा हुआ तो हम फिर उसको किसानों के पास भेज देते हैं। तो ये 5वां हमारा काम हो जाता है। ये हमारा क्या होता है, 5वां काम हो जाता है, ठीक है ना। यही हमारा क्या होता है, 5वां काम हो जाता है। अब आगे देखिए, भारत की घरेलू उत्पाद का 33% कृषि से प्राप्त होता है। जो घरेलू उत्पाद है ना भारत का, जो इंडिया का घरेलू उत्पाद है ना, उसका जो 33% है वो कहाँ से प्राप्त होता है, घरेलू उत्पाद का 33% कृषि से प्राप्त होता है। जो भारत का जो घरेलू उत्पाद है ना, जो हमारा घरेलू बेनिफिट है, मतलब 33% कहाँ से, 33% कहाँ से, कृषि से प्राप्त होता है। तथा लगभग 62% व्यक्ति भारत में कृषि में रोजगार प्राप्त करते हैं। अरे हमारे इंडिया में तो 2 पॉइंट कुछ करोड़ नौकरियाँ हैं, शेष लोग क्या कर रहे हैं, हमारी किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। यानी 62% लोग क्या करते हैं कि
खेती करते हैं, रोजगार इसी से लेते हैं अपना। 1907 के मध्य में गेहूं और धान के उत्पादों में बढ़ोतरी के प्रयासों को हरित क्रांति नाम दिया गया। गेहूं हो गया, जो धान हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया ना, तो इनके उत्पाद में बढ़ोतरी के लिए 1907 के मध्य में गेहूं और धान के उत्पाद के बढ़ोतरी में, व्हीट और राइस हो गया ना, इनके उत्पाद के बढ़ोतरी के लिए अनेक प्रयास किए गए, ठीक है ना, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया भी गया। उनके जो प्रयास किए गए उसका फ़ायदा भी हुआ, जिससे क्या हुआ ना कि जो हमारा गेहूं था उसका क्या था, 11 मिलियन मीट्रिक टन था, जिससे कितना हो गया कि शायद 74 चला गया। और राइस के कितना चला गया, 89 चला गया, 35 से कितना चला गया, 89 तक चला गया। तो यही चीज़ हमारा क्या हो गया कि हमारा वही हरित क्रांति हो गया, ठीक है ना, ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अब ग्रीन रिवोल्यूशन के समय क्या हुआ था ना कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय के, उन्होंने क्या किया कि लोगों को बोल दिया ना कि आप लोग क्या कीजिए कि एक टाइम का खाना खाइए अभी, जब तक कि हम हरित क्रांति में विकास नहीं कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो ये हुआ था। अब देखिए एक वैज्ञानिक थे नॉर्मन बर्लॉग नाम के, कौन थे, नॉर्मन बर्लॉग नाम थे। इन्होंने क्या किया था कि सेमी ड्वार्फ वेराइटी को ग्रो कराया था, सेमी ड्वार्फ वेराइटी को क्या कराया था, ग्रो कराया था, ठीक है ना। एक सेकेंड आप लोग थोड़ा, हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है ना। देखिए दिया है पेडियाट्रिक रिप्रोडक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप जनन। तो पहला हमारे देखिए कुछ डिजीज के बारे में देख लेते हैं। फंगल डिजीज हो गया, गेहूँ हो गया, हमारा गन्ना हो गया, आलू हो गया। देखिए गेहूँ, गन्ना, आलू, भूरा कीटू, रेड रॉट, लाल, इसमें कुछ गड़बड़ दिया है। तो अच्छा इंग्लिश में देखते हैं यार, हिंदी में नहीं समझ में आएगा, हम लोग की बस की बात नहीं है। देखिए व्हीट के बारे में देखते हैं। तो व्हीट में कौन सा होता है फंगल डिजीज, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट होता है। कौन होता है, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट होता है। गेहूं में कौन सा होता है, व्हीट में कौन होता है, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट हो गया। हमारी शुगर केन में कौन होता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन हो गया। पोटैटो में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो जाता है। तो ये तीनों आप याद कर लीजिए। व्हीट में कौन हो जाएगा, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। शुगर केन में कौन हो जाएगा, रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो कि फंगल डिजीज है। पोटैटो में लीफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कि फंगल डिजीज है। अब बैक्टीरियल डिजीज कौन होता है, बैक्टीरियल डिजीज में कौन होता है, बैक्टीरियल डिजीज आपको पता है ना, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स। देखिए बी से बैक्टीरियल, बी से ब्लैक रॉट, ठीक है ना। तो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर होता है, एक ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, ठीक है ना। तो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर होता है बैक्टीरियल डिजीज। वायरल डिजीज में कौन हो जाता है, हमारा टोबैको मोजाइक वायरस हो जाएगा, टोबैको मोजाइक वायरस और चिली मोजाइक वायरस जो कि चिली में होता है, ठीक है ना, चिली में होता है, टोबैको मोजाइक वायरस हो जाएगा। और सलजम में कौन होता है, सलजम मोजाइक वायरस, हमारा सलजम होता है ना, उसमें सलजम मोजाइक वायरस होता है। अब देखिए डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे वीट के बारे में दिया गया। वीट वेराइटी होती है उसकी कौन होती है, हिमगिरी। वीट की वेराइटी हिमगिरी है। और रेजिस्टेंस किसके प्रति होती है, लीफ और स्टिप रस्ट या हिलबंट के प्रति। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हम याद नहीं करवा पाएंगे। ब्रेसिका का कौन हो गया, पूसा सोयारिन हो गया, ठीक है ना। और इसका कौन हो जाता है, ये किसके मतलब किस डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट होती है, किस डिजीज के प्रति, वाइट रस्ट के प्रति, किसके प्रति, वाइट रस्ट के प्रति, ठीक है ना, वाइट रस्ट के प्रति होती है, वाइट रस्ट के प्रति। वही कॉलीफ्लावर की बात करें तो इसका कौन सा वेराइटी है, पूसा सुभरा और पूसा सोनवाल हो गया जो कि ब्लैक रॉट के प्रति। बस यहाँ पे ब्लैक रॉट आप लोग याद कर लीजिए, कौन सा, ब्लैक रॉट याद कर लीजिए। कोपिया हो गया, कोपिया का कौन सा वेराइटी है, पूसा कोमल हो गया जो कि बैक्टीरिया ब्लाइट के प्रति रेजिस्टेंट है, बैक्टीरिया ब्लाइट के प्रति। वहीं हम बात करें चिली के बारे में तो चिली पूसा सदाबहार हो गया इसका वेराइटी जो कि चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस और लीफ कर्ल हो गया, ठीक है ना। तो इसके प्रति क्या रेजिस्टेंट होती है, ठीक है ना, इसके प्रति क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। अब एक मंग बिन रहता है जहाँ पे येलो मोजाइक वायरस। अब बस यहाँ पे दो नाम याद कर लीजिए कि जब बस दो चीज़ याद कर लीजिए, मंग बिन येलो मोजाइक वायरस, ठीक है ना। बस यहाँ पे भी ऑप्शन देखिए आपको वहाँ पे मार दीजिए, ठीक है ना, मार दीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना कि नॉर्थ इंडिया की वैरायटी जो होती गन्ना की थी वो कौन थी, सैकेरम बारबेरी थी। नॉर्थ इंडिया में क्या थी, सैकेरम बारबेरी की एक वैरायटी थी जिसमें शुगर कंटेंट क्या था, कम था, और स्टेम क्या था कि पतला था और छोटा था, ठीक है ना। तो जो सैकेरम बारबेरी थी वो नॉर्थ इंडिया में उग रही थी, हम लोगों की तरफ जो उत्तर प्रदेश हमारा है उसमें उग रही थी, लेकिन उसका जो शुगर कंटेंट था वो कम था और उसका स्टेम भी पतला था, ठीक है ना, छोटा था। जबकि साउथ इंडिया में एक हमारी वैरायटी होती है, उस सैकेरम ऑफिसिनेरम होती है, जिसमें शुगर कंटेंट भी ज़्यादा होता है और स्टेम भी क्या होता है, मोटा होता है, लंबा होता है।
अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो साउथ इंडिया वाले थे वो नॉर्थ में नहीं उग रही थी, तो इसके लिए क्या किया गया है ना कि इनके बीच में क्रॉसिंग करा दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि साउथ इंडियन वाली जो हमारी शुगर केन की वेराइटी थी उसका गुड़ आ गया नॉर्थ इंडियन वाले में, यानी सेकेरम ऑफिसिनेरम का गुड़ आ गया सेकेरम बारबेरी में, जिससे यहाँ भी उगने लगी। ठीक है ना, तो ये हमारा क्रॉस ब्रीडिंग हो जाता है एक तरह से। ठीक है ना, बाजरा ज्वार मक्का रोग प्रतिरोधक, कम पानी की आवश्यकता होती है इनको। यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। आगे देखिए, अब आगे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे दिया है कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट के प्रति कौन कौन सी वेराइटी हम लोग अभी डेवलप कर चुके हैं। ठीक है ना, कौन कौन सा, देखिए ब्रेसिका, ब्रेसिका को रिफ्रेश्ड मस्टर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रेश्ड मस्टर्ड, रिफ्रेश्ड मस्टर्ड यहाँ पे हो गया। तो इसका वेराइटी है पूसा गौरव। कौन है पूसा गौरव, जो कि इंसेक्ट पेस्ट है अफिड्स के प्रति। किसके प्रति है, अफिड्स के प्रति। दूसरा हमारा फ्लैट विम हो गया। फ्लैट विम का दो वेराइटी है, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3। ठीक है ना, जैसिड्स हो गया, अफिड्स हो गया और फ्रूट बोरर हो गया। जैसिड्स, अफिड्स और फ्रूट बोरर हो गया। तीसरा हो गया ओकरा या भिंडी, ओकरा भिंडी। इसका कौन है, पूसा सोयारीन, पूसा स्वानी हो गया, पूसा स्वानी हो गया। ये किसके प्रति है, सूट और फ्रूट बोरर के प्रति रेजिस्टेंट है। ठीक है ना, तो ये जो इंसेक्ट पेस्ट है सूट और फ्रूट बोरर, सूट और फ्रूट बोरर इंसेक्ट है, इनके प्रति क्या है, रेजिस्टेंट है। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखा गया कि प्लांट ब्रीडिंग फार फूड इन इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। ठीक है ना, देखिए फूड क्वालिटी, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि पूरे विश्व में 840 मिलियन लोगों को उनके शरीर की आवश्यकता अनुसार भोजन नहीं मिल पाता है। बस आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ देंगे, रीडिंग करना याद हो जाएगा। तो पूरे विश्व में ना 840 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके उनके शरीर की आवश्यकता अनुसार भोजन नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, और उनके शरीर में क्या होती है, उस चीज़ की कमी होने लगती है। 3 बिलियन लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, जैसे प्रोटीन डिफिशियंसी हो गया, चाहे हिडन हंगर जिसे बोलते हैं, उससे जूझ रहे हैं। मतलब उनको अच्छे से प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रहा है, ये सब। तो 3 बिलियन लोग क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी हो गया, या हिडन हंगर से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, हमारी दालें हो गई, लेग्यूम्स हो गए, फिशेस हो गए और मीट हो गया, इनको खरीद सके। ठीक है ना, तो इनमें क्या हो रहा है कि प्रोटीन की कमी हो जा रही है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जा रही है, जिसे हम हिडन हंगर भी बोलते हैं। तो इनके पास इतना पैसा नहीं है कि अफोर्ड कर सके, उनको खा सके। जैसे हमारे साउथ वाले, जो हमारे साउथर्न देश होते हैं ना, वो वाले, साउथ अफ्रीका हो गया, ये सब। ठीक है ना, अब देखिए लिखा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आयरन हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन ए हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक की कमी से अनेक रोग होते हैं। लाइफ स्पान और मेंटल एबिलिटी की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। जो मेंटल एबिलिटी है ना वो कम हो जाएगी, लाइफ स्पान कम हो जाता है, विटामिन की कमी से, आयरन की कमी से, आयोडीन की कमी से, जिंक की कमी से। 23% लोग क्या है, कुपोषण का शिकार हैं इस समय। कितने परसेंट लोग, 23% लोग क्या है, कुपोषण के शिकार हैं। ठीक है ना, अब देखिए बायोफोर्टिफिकेशन किसे बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो बायोफोर्टिफिकेशन किसे बोलते हैं, क्रॉप्स को हाई विटामिन प्रोटीन और देखिए क्रॉप्स को हाई विटामिन प्रोटीन और देखिए क्या पे लिखा हाई, यहाँ पे हेल्दियर फैट के साथ उगाना ही बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। तो सिंपल से आप ये समझ सकते हैं ना कि क्रॉप जो हम उगा रहे हैं ना, उसमें क्या हो, हाई विटामिन हो, हाई प्रोटीन हो और हाई क्या हो, फैट हो। फैट जो हाई हो ना वो कैसा हो कि हेल्दियर फैट हो, हेल्दियर मतलब हेल्थ के लिए अच्छा हो। ठीक है ना, तो इनको जो हम उगा रहे हैं ना, यही हमारा बायोफोर्टिफिकेशन हो जाता है। जब बायोफोर्टिफिकेशन करके हम पौधों को उगाते हैं ना, तो उसमें मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन का भी कंटेंट ज़्यादा होगा, विटामिन भी उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, विटामिन भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी ठीक हो जाए। अब देखिए यहाँ पे जिससे पब्लिक हेल्थ अच्छा बना सके, जो अभी यहाँ पे देखे हैं ना, बायोफोर्टिफिकेशन करके हम पौधों को उगा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि पब्लिक हेल्थ क्या होगी कि अच्छा बनी रहेगी ना, जिसमें उसमें प्रोटीन कंटेंट और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा दिया है कि ऑयल कंटेंट और क्वालिटी अच्छी होगी, ऑयल कंटेंट भी ज़्यादा होगा, विटामिन कंटेंट भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। देखिए पहला प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो, ऑयल कंटेंट ज़्यादा हो, विटामिन कंटेंट ज़्यादा हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल कंटेंट भी ज़्यादा हो। सिंपल सा समझिए कि जो पौधों में पाए जाते हैं ना वो सब ज़्यादा हो, बस कुछ नहीं। जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं वो सब क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। देखिए 2000 मक्के मेज की वैरायटी में एमिनो एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफन की कंटेंट 2 गुनी हो गई। देखिए जब हम लोगों ने बायोफोर्टिफिकेशन किया, जब बायोफोर्टिफिकेशन किया तो क्या हुआ, 2000 मक्के
जो मेज की वैरायटी थी ना उनमें एमिनो एसिड हो गया, जैसे लाइसिन और ट्रिप्टोफन हो गया। एमिनो एसिड्स, लाइसिन और ट्रिप्टोफन हो गया ना, इनकी कंटेंट क्या होगी, 2 गुनी हो गई, 2 गुनी 3 गुनी हो गई, ठीक है ना। वीट वैरायटी एटलस 66, देखिए वीट का वैरायटी कौन है, एटलस 66 हो गया। इसके पास क्या हो गया, हाई प्रोटीन कंटेंट हो गई, क्या होगी, हाई प्रोटीन कंटेंट हो गया। तो एक वीट की वैरायटी हम लोगों ने उगाया जो कि एटलस 66 है, इसके पास क्या हो गया, हाई प्रोटीन कंटेंट हो गया। और वीट की वैरायटी बहुत से हमारे पास, कल्याण सोना था एक, ठीक है ना, कल्याण सोना था एक हमारे पास। अब देखिए इन आयरन फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, आयरन फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, आयरन फोर्टिफाइड राइस क्या होता है कि इसके पास 5 गुना ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है। तो आयरन फोर्टिफाइड राइस में क्या होता है ना, आयरन फोर्टिफाइड राइस में क्या होता है ना कि जो वहाँ पे आयरन की मात्रा होती है वो 5 गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है आयरन फोर्टिफाइड राइस में, ठीक है ना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, इंडिया, एक होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक होता है इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे पौधों को उगाया। देखिए पहला उगाया था विटामिन ए, जिसमें विटामिन ए का कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे हमारा गाजर हो गया, पालक हो गया, बथुआ हो गया, कद्दू हो गया। विटामिन ए जिसमें ज़्यादा वो कौन हो गया, गाजर हो गया, पालक हो गया, बथुआ हो गया और कद्दू हो गया। विटामिन बी का कंटेंट किसमें ज़्यादा था, करेला हो गया, बथुआ हो गया, सरसों हो गया और हमारा टमाटर हो गया, टमाटर हो गया, टोमेटो हो गया, ठीक है ना। इनमें लोहा और कैल्शियम किस में ज़्यादा हो, पालक और बथुआ में। मतलब इन्होंने ये चीज़ उगाया था, ये पौधे उगाए हैं जिनमें कि विटामिन ए ज़्यादा है, विटामिन बी ज़्यादा है और जो आयरन है और कैल्शियम है वो ज़्यादा है। तो आयरन कैल्शियम किस में ज़्यादा है, हमारा पालक हो गया, बथुआ हो गया, ठीक है ना। प्रोटीन कंटेंट किस में ज़्यादा हो, प्रोटीन कंटेंट के लिए कौन कौन से पौधे थे हमारे, फ्रेंच बीन हो गया, लवलव हो गया, फ्लैट बीन हो गया और क्या हो गया, फ्लैट बीन हो गया और क्या हो गया, मटर हो गया हमारा, फ्लैट बीन हो गया और क्या हो गया, मटर हो गया, ठीक है ना, मटर हो गया। एक सेकेंड यहाँ पे, अरे यार काम नहीं कर रहा है। अब देखिए अनाज, अनाज लिखे हैं हम यहाँ पे, अनाज लिखे हैं, तो बस 2 पेज बचा है, ठीक है ना, अभी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए शंकर मक्का, जो हमारा शंकर मक्का 2000 में नियुक्त लाइसिन ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड की मात्रा इसमें ज़्यादा हो। 8+66 गेहूँ, प्रोटीन 2 गुना हो गया, धान हो गया 5 गुना, आयरन ज़्यादा हो गया, अभी देख ले हम लोग। अब देखते हैं सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, जैसे सीरियल्स हो गई, पल्सेस हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई। ETC के प्रोडक्शन से हम ह्यूमन और जानवरों की बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाते हैं। जैसे सीरियल्स, पल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ईटी के प्रोडक्शन से, मतलब जो इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, इनके प्रोडक्शन से क्या हो रहा है कि हम लोग जो ह्यूमन का बढ़ती जनसंख्या है ना और जानवरों की जो बढ़ती जनसंख्या है ना, इनके जो भोजन की आवश्यकता है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए 1 किलो मीट वाले मुर्गे को कम से कम 10 किलो गेहूँ खिलाना पड़ता है। जो हमारा 1 किलो का मुर्गा जो हम लोग जाते हैं बाज़ार से लाते हैं और काट के खा जाते हैं, भाई चिकन खूब पसंद है, हम खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, खाना चाहिए, लेकिन भाई वेजिटेरियन सबसे अच्छा है, तो हम सोचना छोड़ते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो 1 किलो का हमारा मुर्गा होता है ना, जो 1 किलो का हमारा जो मुर्गा होता है ना, उसको 1 किलो होने में ना, जब वो 1 किलो का होता है ना तब तक वो 10 किलो तक गेहूं को खा जाता है। अब बताइए 1 किलो आप चिकन लाएंगे, 1 किलो आप मुर्गा जब लाएंगे तो कितने लोग खाएंगे, 4 से 5 लोग खाएंगे। लेकिन वही 1 किलो गेहूँ कितने लोग खा सकते हैं, कितने लोग, 10 लोग खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो मतलब 10 किलो, 1 किलो नहीं, 10 किलो गेहूँ कितने लोग खा सकते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 25 से 30 लोग खा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें 4 लोग खा रहे हैं, इसमें 30 लोग खा रहे हैं, तो फ़ायदा किस में, हम लोग वेजिटेरियन होने में फ़ायदा है कि नहीं है, फ़ायदा है यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है ना। अब देखिए सिंगल सेल प्रोटीन से मानव और जानवरों की प्रोटीन की मांग को पूरा किया जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन से हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। माइक्रोब्स को इंडस्ट्रीज में ग्रो कराकर अच्छी मात्रा में प्रोटीन बनाया जाता है। जो माइक्रोब्स होते हैं ना, जो सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल कौन होता है, माइक्रोब्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंडस्ट्री में ग्रो कराया जाता है और अच्छी मात्रा में प्रोटीन को क्या किया जाता है कि प्रोटीन को बनाया जाता है, ठीक है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे स्पारुलिना हो गया, को वास्ट वाटर हो गया, हमारा वास्ट वाटर हो गया, स्ट्रा हो गया, मोलेसेस हो गया, एनिमल्स हो गया, एनिमल्स मैन्योर हो गया और सीवेज हो गया। सीवेज हो गया ना, सीवेज पे क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, सीवेज पे ग्रो कराया जाता है, जिससे हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मिलता है। इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कम हो जाता है, ठीक है ना। अब बताइए जो हमारा माइक्रोब्स है, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको क्या कर रहे हैं हम, कचड़े वाले पौधे पे ग्रो करा दे रहे हैं, तो इसको क्या करेगा कि कचड़े को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, पचा देगा,
जिससे फैट निकालेगा, प्रोटीन बना देगा, मिनरल्स बनाएगा, तो जिससे पोल्यूशन भी कम हो रहा है, हमें फ़ायदा भी मिल रहा है, ठीक है ना। अब जी यहाँ पे लिखा है कि मिथाइलो, देखिए इसको याद कर लीजिए आप लोग, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोफाइलस और मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया के 25 ग्राम मात्रा से 25 टन प्रोटीन बनाया जा सकता है। जो मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया होता है ना, यदि इसका 25 ग्राम हमारे पास है, 25 ग्राम यदि इसका हमारे पास है, तो हम 25 टन प्रोटीन को बना सकते हैं। कितना? 25 ग्राम से 25 टन बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो बायोमास प्रोडक्शन और प्रोडक्शन का जो रेट है ना, वो बहुत तेज़ होता है। बायोमास प्रोडक्शन रेट होता है, जो बायोमास को प्रोड्यूस करने का रेट होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। खाने योग्य मशरूम, यूडिबल मशरूम हो गया, और लोगों द्वारा खाया जाने वाला एक अच्छा फूड ईडिबल मशरूम हो जाता है, जो कि अच्छा लोगों द्वारा खाया जाता है। अब देखिए हमको पढ़ना है टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर में क्या होता है? प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट्स। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है कि वायरस फ्री प्लांट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस कराया जाता है। अब देखिए कोई भी एक, मान लीजिए कि हमारा एक पौधा था, एक हमारा पौधा था, अब क्या करेंगे? इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए। मान लीजिए हम किसको कितने भागों में? 4 भागों में काट दिए। कितने भागों में हम लोग काट दिए? 4 भागों में। एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मान लीजिए इसको यहाँ पे उठा लिए। अब इस एक को क्या बोल देंगे? एक को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सप्लांट बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट बोलते हैं। तो यह प्लांट का कोई भी भाग होता है जिसे लेबोरेटरी में ग्रो कराया जाता है और अच्छी कंडीशन दी जाती है। तो एक्सप्लांट क्या होता है कि पौधे का कोई भी भाग हो सकता है। एक्सप्लांट एक्स मतलब बाहर, इसमें तो बाहर मतलब पौधे के बाहर उसको लेके चले जाते हैं और लेबोरेटरी में क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं। अब देखिए टोटीपोटेंसी क्या होता है? टोटीपोटेंसी क्या होता है? तो प्लांट के किसी भी भाग से या एक्सप्लांट से, जो एक्सप्लांट हम लोग लिए थे ना, उससे पौधे को ग्रो कराना, मतलब नया पौधा हम पूरा ग्रो करा दे रहे हैं। तो यही चीज़ हमारा क्या होता है? टोटीपोटेंसी कहलाता है। तो जिस जिस चीज़ से या जिस टिश्यू से हम पौधे को ग्रो कराते हैं वो एक्सप्लांट होता है, और जिस मेथड से कराते हैं वो हमारा टोटीपोटेंसी हो जाता है। टोटीपोटेंसी हो जाता है, टोटीपोटेंसी हो जाता है, ठीक है ना। टोटीपोटेंसी हो जाता है। अब यहाँ पे दिया हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स आपको पता ही है। हाइड्रोपोनिक्स से क्या किया जाता है? हाइड्रोपोनिक्स में आपको पता ही है कि पौधे को सॉयल यानी मिट्टी की अनुपस्थिति में कार्बन सोर्स जैसे सुक्रोज हो गया, इनऑर्गेनिक साल्ट्स हो गया, विटामिन एमिनो एसिड्स हो गया, ऑक्सीन्स जैसे हमारा हार्मोन हो जाएगा, चाहे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसे बोलते हैं, साइटोकाइनिन हो गया ना, इनके माध्यम से क्या किया जाता है कि कम समय में ग्रो कराया जाता है। चाहे इनके माध्यम से ग्रो कराया जाता है, और कम समय में ज़्यादा पौधे ग्रो कराया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब सिंपल समझ लेना कि केवल यहाँ पे मिट्टी नहीं होगा, एक हम जार लेंगे चाहे ग्लास लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, पानी के अंदर सारे मिनरल्स को डाल देंगे जो जो आवश्यकता होगा उस पौधे के लिए, और उसमें पौधे को क्या करेंगे? ग्रो करा देंगे, ठीक है ना। केवल वहाँ पे मिट्टी नहीं रहेगी, ठीक है ना। इसी मेथड से हज़ारों पौधे को ग्रो कराया जाता है। जो हमारा हाइड्रोपोनिक्स है ना, इसी मेथड से हाइड्रोपोनिक्स से ही ना हज़ारों पौधे को ग्रो कराया जाता है, जिसे हम माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहा जाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे सोमे क्लोन्स, तो सोमे क्लोन्स का मतलब सिंपल सा क्लोन्स होता है। ये क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल पार्ट होते हैं प्लांट के। तो जैसे हम एक्स प्लांट निकाले थे ना, तो वही एक्स प्लांट हमारा क्या होता है कि एक सोमे क्लोन होता है। मतलब सोमे मतलब सेम, और क्लोन मतलब क्लोन सेम होगा एकदम, ठीक है ना। जेनेटिकली एकदम आइडेंटिकल होगा। क्लोन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एकदम सेम होता है। अब यहाँ पे दिया है कि मेरिस्टेम के द्वारा जो पौधा ग्रो कराया जाता है ना, वो वायरस फ्री या डिजीज फ्री होते हैं। जिस पौधे को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा ग्रो करा रहे हैं। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सिंपल सा ये गुण होता है ना कि लगातार डिवाइड करती रहती है। लगातार डिवाइड इतना करती है ना कि वहाँ पे वायरस पनप ही नहीं पाता है, वायरस वहाँ पे ग्रो कर ही नहीं पाता है, उससे पहले ये ग्रो कर जाती है, ठीक है ना। तो जिस पौधे को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ग्रो कराते हैं, मान लीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बाहर निकाले और लेबोरेटरी में उससे हम एक नया पौधा बना लिए, तो जो वो पौधा बना है ना, वो क्या होगा? डिजीज फ्री होगा या वायरस फ्री होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है ना कि साइंटिस्ट प्लांट से सिंगल सेल को आइसोलेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सेल क्या किए, हम पौधे से आइसोलेट कर लिए, निकाल लिए। कोई भी सेल क्या किए? पौधे से आइसोलेट कर लिए, निकाल लिए, और उसके ऊपर से क्या किए कि सेल वॉल को हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना, जिससे उन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ढका हुआ प्रोटोप्लास्ट मिल जाता है। मान लीजिए कि सबसे पहले सेल वॉल पाया जाता है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो हम लोग क्या किए कि उस सेल के ऊपर से सेल वॉल को निकाल लिए। अब हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब साइटोप्लाज्म बोले या प्रोटोप्लाज्म बोले, इनके बीच में क्या किया जाता है कि फ्यूजन करा दिया जाता है। इनके बीच में क्या किया जाता है? फ्यूजन करा दिया जाता है, जिससे जिससे क्या बनता है कि नया पौधा बन जाता है। वही हमारा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसके लिए क्या कराया गया था? टोमेटो और पोटैटो,
टोमेटो और पोटैटो के बीच में कराया गया था। जो टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट था हमारा, जो टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट था और पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट था, उनके बीच में क्या कराया गया, क्रॉसिंग कराया गया और क्या बनाया गया, पोमैटो बनाया गया, पोमैटो बनाया गया। पोमैटो का स्वाद अच्छा नहीं था, ठीक है ना, और डिजायर्ड कंडीशंस अच्छा नहीं आया, ठीक है ना, डिजायर्ड कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं आया। तो ये था हमारा वीडियो, कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई। और अच्छा लगा वीडियो तो उसको क्या कीजिए, लाइक कर ही दीजिए, क्या कीजिए, लाइक आप लोग कर ही दीजिए, ठीक है ना। और नए तो चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं।